की दास्ता के बारे में तो स्टूडेंट हम बता चुके हैं कल। आज अरस्तु की दास्ता की आलोचना के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार की आलोचना। अरस्तु ने जो दास्ता संबंधी विचार दिए हैं उसके कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, कुछ फेवर में, कुछ अपोजिशन में। कुछ लोग अच्छे मानने वाले हैं और कुछ लोग बुरा भी मानने वाले हैं। जो कुछ नकारात्मक इस तरह से तो कई विचारकों ने अरस्तु की जो दास्ता का सिद्धांत है उसको अप्राकृतिक माना है, अब मनोवैज्ञानिक माना है, अब वैज्ञानिक माना है, या व्यवहारिक नहीं माना है, अतार्किक माना है। इस तरह से कई लोगों ने, जो आलोचना करने वाले विचारक हैं उन सभी ने अरस्तु की दास्ता संबंधी विचार की आलोचना की है। जैसे ये मान सकते हैं, पहला विचार है दास्ता प्राकृतिक नहीं है। दास्ता प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि अरस्तु कहता है दास्ता प्राकृतिक है, लेकिन आलोचना करने वाले विचार ये मानते हैं कि दास्ता प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो सबके लिए समान होती है, लेकिन प्रकृति ऐसे कैसे विभाजन कर सकती है। किसी व्यक्ति को दास बनने के लिए पैदा करती है और किसी व्यक्ति को स्वामी बनने के लिए पैदा करती है। प्रकृति ऐसा कोई विभाजन नहीं करती है। प्रकृति में तो समानता ही दिखाई देती है, समानता ही दिखाई देती है। ये व्यवहारिक घटनाएं उत्पन्न होती है कि निश्चय किस प्रकार किया जाए कि कौन व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दास में पैदा हुआ है, कौन व्यक्ति स्वामी बनने के लिए पैदा हुआ है। मान सकते हो दास समाज के किसी वर्ग को, उनमें समाज में एक समूह को विभाजन करना, दास समूह को विभाजन करना किसी तरह भी उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह है प्रकृति के नियमों के विपरीत है। ऐसा कोई अपने पास स्केल नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर हम समाज को दो वर्गों में विभाजित कर सकें। ये स्वामी वर्ग है और दास वर्ग है, इस तरह से विभाजन किया जाना संभव नहीं है। इसी तरह ये माना जा सकता है मानव समूह को गुण और योग्यता से मुक्त उच्च वर्ग या बुद्धिहीन व्यक्ति वर्ग विभाजित किया जा सकता है, किंतु मानव समूह को इस प्रकार के दो समूहों में विभाजित करना, किसी व्यक्ति समूह को इस प्रकार योग्य गुण और योग्यता की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। मानव समूह को जिस तरह अरस्तु ने मानव समाज को विभाजित किया है, एक वर्ग को स्वामी वर्ग बनाया है और एक वर्ग को दास वर्ग बनाया है, तो ऐसा कोई मानव अरस्तु के पास ऐसा कोई भी सर्वमान्य मापदंड नहीं था जिसका आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह स्वामी वर्ग में पैदा हुआ है और यह दास वर्ग में पैदा हुआ है। ऐसा कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं था और ये माना जा सकता है जैसे कि अरस्तु
ये मानता है प्रकृति ने कुछ व्यक्तियों को स्वामी बनने के लिए पैदा किया है और कुछ व्यक्तियों को सेवक बनने के लिए पैदा हुए हैं, और प्रकृति ने कुछ जो दास वर्ग के लोग हैं उन्हें शारीरिक रूप से श्रेष्ठ बनाया है या मजबूत बनाया है, और जब बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से तुम्हें तुलनात्मक रूप से कुछ कम विकसित किया है या हीन बनाया है, और जब स्वामी वर्ग के व्यक्ति को मानसिक दृष्टि से या बौद्धिक दृष्टि से उनमें शक्तिशाली या मजबूत या विकसित बनाया है और शारीरिक दृष्टि से कुंभे बनाया है, इस प्रकार का कोई स्पष्ट मापदंड हमें दिखाई नहीं देता है जैसे कि अरस्तू मानता है। विरोधाभास यहाँ पर मैं दो विरोधाभास की बात करता हूँ, दो तरह के विरोधाभास बताता हूँ कि वो उन्हें कहाँ पर विरोधाभास मिलता है। दो विरोधाभास बताता हूँ। यहाँ पर जो पहला जो विरोधाभास आता है, पहला ये आता है जो राज्य का काम है, स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट, स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर मैन एंड कंटिन्यू फॉर goodness of man। यहाँ पर अरस्तु एक तरफ तो ये कहता है राज्य का उदय व्यक्ति के लिए हुआ है और व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है, एक तरफ ये कहता है। दूसरी तरफ जो उसके स्लेव है, जो दास वर्ग है, उनके श्रेष्ठ जीवन के लिए उसने कोई बात नहीं की, उनका श्रेष्ठ जीवन नहीं हुआ क्या, उनके श्रेष्ठ जीवन के संबंध में कोई बात नहीं की है। दूसरा विरोधाभास ये है, दिखाई देता है अरस्तु ने ये माना कि स्वामी वर्ग सेवक के साथ मित्रवत व्यवहार करे, लेकिन मित्रता जो समान विचार वाले में, समान स्थिति समान परिस्थिति वाले विचारों में ही मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। साथ साथ ये भी माना जा सकता है एक ओर तो दासता को प्राकृतिक मानता है और दूसरी ओर दास को दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। तो इस तरह से इसमें विरोधाभासपूर्ण अवधारणा हमें दिखाई देती है। दास्तान सिद्धांत के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है अरस्तु में एक जातीय अहंकार की भावना देखी जा सकती है। जातीय अहंकार का प्रतीक के रूप में यह माना जा सकता है। अरस्तु एक कुलीन वंश या श्रेष्ठ वर्णों का से संबंधित माना जा सकता है। कुलीन जन्म और प्राकृतिक श्रेष्ठता के आधार पर केवल यूनानी जाति को स्वतंत्र माना गया है, जो कि स्वामित्व के रूप में पैदा हुए हैं, जबकि दूसरे जो वर्ग हैं वो स्वामित्व के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। अच्छे के तौर पर यह माना जा सकता है पूरी तरह से दास्ता ये जो विचार है पूरी तरह से व्यवहारिक माना जा सकता है, क्योंकि दास्ता संबंधी विचार अरस्तु की व्यवहारिकता कसौटी पर नहीं उतरते हैं,
तो यह माना जाता है दासता और स्वामित्व के लक्षण व्यक्ति में जन्मजात होते हैं तो वो व्यवहारिक घटनाएं उपस्थित हो जाती है। ये निश्चित है किस प्रकार निश्चित किया जाए कौन व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दास के वर्ग में उत्पन्न हुआ है, कौन व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वामी वर्ग में उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, किंतु अच्छाई को प्राप्त करने के क्षमता किसी व्यक्ति में छिपी रहती है। दासता को जंजीरों से जकड़े हुए व्यक्ति अपने निहित उद्देश्य विकास की क्षमता का एकमात्र उपयोग नहीं कर पाता, परंतु अरस्तु सर्वोदय सिद्धांत के आधार पर दासता को दासता को इसी आधार पर प्राकृतिक नहीं माना जा सकता है। सातवां है अवकाश का महाप्रयास से समझना। क्या संदर्भ नहीं है। अरस्तु ये मानता है स्वामी वर्ग के लिए लीडर मिलना चाहिए। इसके लिए स्वामी वर्ग के लिए लीडर मिलना चाहिए। स्वामी वर्ग अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार की विकास कर सके, श्रेष्ठ जीवन जी सके, इसलिए उनको अवकाश मिलना चाहिए। राज्य का काम है कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों के लिए अवकाश उपलब्ध कराए, उनके जीवन में विकास करने के लिए अवकाश आवश्यक मानते हैं। लेकिन आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं अवकाश जो बहाना यहाँ सीमित नहीं है। स्वामी वर्ग के लिए तो अवकाश का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन जो दास वर्ग के लिए हैं उनके लिए उन्होंने अवकाश की कोई बात नहीं की है। मनुष्य दास इसलिए रहता है कि उसके शासन कार्यों, संगीत, साहित्य के माध्यम से अपना विकास अवसर मिल सके। इस तरह दो तरह से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। इतने अवकाश की आवश्यकता नहीं है, वो सारा काम तो दास वर्ग के लोग करते हैं। स्वामी अपने साहित्य सेवा के नाम पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो सामंतवादी जो कि एक दूसरी प्रणाली के रूप में अवकाश का समय और बौद्धिक विकास के लिए समाज के केवल एक अंग को ही और उसका मुक्ति मानी जा सकती है। आवाज़ तो आ रही है, बस तो आवाज़ आ रही है। तो इधर दे दो सर। आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं अरस्तु की दार्शनिक सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि लोकतंत्र के जो सिद्धांत होते हैं वो लिबर्टी और इक्वलिटी होते हैं। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित होता है, और अरस्तु की दार्शनिकता के सिद्धांत में कहीं भी हमें ना तो समानता दिखाई देती है ना ही स्वतंत्रता दिखाई देती है। इस तरह से अरस्तु का यह सिद्धांत पूरी तरह से अलोकतांत्रिक माना जा सकता है। श्रमिक को जो समाज का वास्तविक रचयिता है वह समाज में सम्मानपूर्वक रहने का हकदार नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? समाज का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार से लाभ दिया जाता है और उसके भार में दबकर ऐश्वर्याम के गर्द में पड़ने वाले स्वयं वर्ग की वीडियो में पड़ा रहना पड़ता है। अरस्तु का दार्शनिक सिद्धांत एक अतार्किक सिद्धांत के आधार पर माना जा सकता है।
दास और स्वामी वर्ग में एक मित्रतापूर्ण अरस्तु कहता है, ये मानता है दास और स्वामी वर्ग में मित्रतापूर्ण संबंध होना चाहिए, लेकिन ये अरस्तु इस बात भूल जाता है। मित्रता बराबर की स्थिति, परिस्थिति, स्टेटस, पोजीशन, विचारधारा के आधार पर मित्रता के संबंध करते हैं, लेकिन जब दास वर्ग और स्वामी वर्ग में कोई स्थिति का कोई समानता नहीं है, कोई विचार का समानता नहीं है, तो मित्रतापूर्ण संबंध इस प्रकार होंगे। अरस्तु इस बात को भूल जाता है। सभी दृष्टियों से बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से हीन व्यक्ति दास व स्वामी वर्ग से किस प्रकार मित्रता संभव हो सकती है। अरस्तु इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है और ये भी समझ में नहीं आता मित्रता के व्यवहार तथा दास स्वामी के व्यवहार को किस प्रकार तालमेल बैठाया जा सकता है, ये भी समझ में नहीं आता। ये सिद्धांत इस तरह से अतार्किक सिद्धांत के रूप में इसको माना जा सकता है। अरस्तु की दास्ता के सिद्धांत को आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं अरस्तु का सिद्धांत किसी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, ना तो सिद्धांत वैज्ञानिक है ना ही वो मनोवैज्ञानिक है। इस तरह से अरस्तु की दास्ता के सिद्धांत का वैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है, अनसाइकोलॉजी है, क्योंकि यह माना जाता है जब किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे वातावरण मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो वो अपना डेवलपमेंट कर लेता है, अपना बौद्धिक विकास कर लेता है, अपना मानसिक विकास कर लेता है। तो अरस्तु ने इनके लिए मानसिक विकास करने के लिए कोई किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया है और ये माना जा सकता है, बुद्धिमान बनाया जा सकता है। पूरी प्रथा के अनुसार मनो को पशु समझकर उसका मोल तोल करने की अनुमति देना ये क्या वैज्ञानिक है, किसी तरह के वैज्ञानिक नहीं हो सकती है। अरस्तु दास को अपने स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, जबकि मनोविज्ञान ये कहता है मानव शारीरिक रूप से शरीर से तो वो विलीन हो सकता है, लेकिन मन से वो कभी भी विलीन किसी दूसरे के व्यक्तित्व में या दास वर्ग स्वयंवर के व्यक्तित्व में, स्वामी के व्यक्तित्व में कभी विलीन नहीं हो सकता है। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जबकि अरस्तु ये कहता है कि दास वर्ग को स्वामी वर्ग के व्यक्तित्व में पूरी तरह से विलीन हो जाना चाहिए। ये भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है। मन से शरीर से तो को समर्पण कर सकता है, लेकिन मानसिक समर्पण तो नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो दास हो या मनुष्य होने के नाते अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अनुभूतियाँ होती हैं, उसको कभी त्याग नहीं कर सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है दास्ता का सिद्धांत, जैसे कि मैक्सी ने कहा है, दास्ता का सिद्धांत एक त्रुटिपूर्ण अवधारणा है और जब उसने इसके दास्ता की वजह से ही अरस्तु की जो पॉलिटिक्स थी उसको भी मैक्सी ने अवैध घोषित करने का प्रयास किया। पूरी तरह से दास्ता संबंधी विचार अवैज्ञानिक है, असंगत है, आग्रह है, मानव विरोधी है, इस तरह के विचार मानते हैं। और एवस्टीन तो यहाँ तक कहते हैं उनके दास्ता संबंधी विचार ये सिद्ध करता है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं में बंदी हो जाता है। मैक्सी ने भी कहा है दास्ता के वितरण में अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स को अवैध घोषित करने की सिफारिश करता है। इस तरह से मित्रों आज हमने दास्ता की विशेषताओं के बारे में बात की, दास के वर्ग के बारे में बात की। दो तरह की दास्ता मैंने बताई थी, एक स्वाभाविक दास्ता होती है, एक वैधानिक दास्ता होती है। दास्ता की 3-4 विशेषताएं भी मैंने बताई थी। दास्ता प्राकृतिक होती है, दास्ता स्वामी और सेवक दोनों के लिए उपयोगी होती है, दास्ता नैतिक होती है, दास प्रथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार होती है। आज हमने उसकी आलोचना भी कर ली। जब तक किसी की आलोचना भी या उसके पूरा नहीं करते, समालोचना नहीं करते हैं, विशेषताओं के साथ साथ उसकी भी आलोचना संबंधी विचार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं होती है। आज हमने अरस्तु की दास्ता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक वर्णन करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ अरस्तु की दास्ता संबंधी विचार आपकी समझ में आए होंगे और आगे हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।